हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी एंड जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन। आज हम एक नया एक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये है एमपी लैंड रेवेन्यू कोड। आज मैं इसमें आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगी सेक्शन 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऑफ दिस कोड। चलिए देखते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमारे ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं एमपी सिविल जज के लिए। आप इसके लिए इंक्वायरी कर सकते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 3 क्या बोलता है एमपी लैंड रेवेन्यू कोड का। तो सेक्शन 3 बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। मध्य प्रदेश के लिए एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होगा। इस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में एक प्रेसिडेंट और दो या दो से अधिक मेंबर होंगे। ये मेंबर प्रेसिडेंट होगा प्लस 2 और मोर मेंबर्स होंगे। प्रेसिडेंट एंड 2 और मोर मेंबर होंगे। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, इस कोड के लागू होने से पहले जो मध्य प्रदेश के सेवरल रीजन्स में बोर्ड काम कर रहे थे, एग्जिस्टिंग बोर्ड ही इस कोड के लागू हो जाने के बाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू माने जाएंगे। इस कोड के लागू होने के पहले जो एग्जिस्टिंग बोर्ड थे, जो मध्य प्रदेश के डिफरेंट रीजन्स में वर्क कर रहे थे, वो सारे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू समझे जाएंगे। और ऐसे बोर्ड के जितने भी प्रेसिडेंट और मेंबर हैं, वो जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है जो सेक्शन 3 के अंतर्गत कंस्टिट्यूट हुआ है, उसके मेंबर समझे जाएंगे। सेक्शन 3 के बाद अब हम समझते हैं आगे सेक्शन 4 को। सेक्शन 4 बताता है प्रिंसिपल सीट एंड अदर प्लेसेस ऑफ सिटिंग्स ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जो प्रिंसिपल सीट है वो कहाँ होगी? तो प्रिंसिपल सीट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइडेड होगी। स्टेट गवर्नमेंट जहाँ डिसाइड कर दे वहाँ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की प्रिंसिपल सीट होगी। वर्तमान में जो प्रिंसिपल सीट है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की वो ग्वालियर में है। ठीक है, इसके अलावा सब सेक्शन 2 में दिया गया है कि प्रेसिडेंट और बोर्ड के अदर मेंबर किसी ऐसे स्थान पे भी बैठ सकते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट प्रेसिडेंट की कंसल्टेशन के बाद डिसाइड करे। मतलब जो ग्वालियर तो प्रिंसिपल सीट है ही बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की, पर किसी प्रोसीडिंग को करने के लिए प्रेसिडेंट और बोर्ड के मेंबर्स जो हैं वो किसी अदर प्लेस पे भी बैठ सकते हैं, और ये अदर प्लेस स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के प्रेसिडेंट के साथ कंसल्ट करने के बाद। आगे देखते हैं सेक्शन 5। सेक्शन 5 क्या बताता है? कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ मेंबर्स ऑफ बोर्ड। अब इसका सबसेक्शन 1 बोलता है कि जब कोई भी मेंबर है बोर्ड का, वो एब्सेंट है या फिर किसी कारण से अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तब स्टेट गवर्नमेंट किसी भी पर्सन को बोर्ड का मेंबर अपॉइंट कर सकती है। अब ये जो व्यक्ति जो बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं या बोर्ड के मेंबर्स हैं, इनकी टर्म्स और कंडीशन क्या होंगी? तो इनकी सर्विस की टर्म्स और कंडीशन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स की जाएंगी, और जैसा स्टेट गवर्नमेंट फिक्स करेगा वैसी ही टर्म्स और कंडीशन के अंतर्गत ये प्रेसिडेंट और बोर्ड के मेंबर्स काम करते हैं। सबसेक्शन 3 इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी सबसेक्शन 3 हमें बताता है कि क्वालिफिकेशन क्या होगी। तो कोई भी व्यक्ति कब क्वालिफाई होगा बोर्ड का मेंबर बनने के लिए या बोर्ड का प्रेसिडेंट बनने के लिए? तो यहाँ 2 क्राइटेरिया दिए गए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी व्यक्ति बोर्ड का मेंबर तभी बन सकता है जब उसमें वो एलिजिबिलिटी हो जो हाई कोर्ट का जज अपॉइंट होने के लिए जरूरी हो।
ये ऐसा कोई भी पर्सन जो हाई कोर्ट का जज अपॉइंट हो सकता है, और जज अपॉइंट होने के लिए एलिजिबल है वो जो वो अपने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का प्रेसिडेंट या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का मेंबर भी अपॉइंट हो सकता है। प्लस कोई भी ऐसा रेवेन्यू ऑफिसर जिसने कम से कम 5 साल तक कलेक्टर से नीचे की पोस्ट होल्ड नहीं की हो, मतलब एटलीस्ट उसने 5 साल तक कम से कम कलेक्टर की पोस्ट तो होल्ड की हो, ऐसा कोई रेवेन्यू ऑफिसर भी जो हमारा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है उसका प्रेसिडेंट या मेंबर हो सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सबसेक्शन 3। आगे बढ़ते हैं हम सेक्शन 6 की ओर। तो सेक्शन 6 क्या बताता है? सैलरीज एंड अलाउंस। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मेंबर्स को या उसके प्रेसिडेंट को सैलरी और अलाउंस क्या मिलेंगे? तो जैसा स्टेट गवर्नमेंट फिक्स करेगी ऐसे सैलरी अलाउंस मिलेंगे एज डिसाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, और प्लस उसकी सैलरी या अलाउंस जो है ये कंसोलिडेटेड फंड पर भारित होंगे, मतलब कंसोलिडेटेड फंड से लिए जाएंगे उसकी सैलरी और उसके अलाउंस। ठीक है, आगे देखते हैं। सेक्शन 7 बताता है ज्यूरिडिक्शन ऑफ बोर्ड। बोर्ड जो है वो अपने सभी पावर को एक्सरसाइज कर सकता है और सभी फंक्शंस को डिस्चार्ज कर सकता है जैसे स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकालकर उसको देती है। मतलब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, सारे ऐसे पावर यूज कर सकता है जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाल के उसके लिए निकाला है। ठीक है, ज्यूरिडिक्शन क्या होगा बोर्ड का? जैसा स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाल के डिसाइड करती है, बोर्ड वो सारे पावर यूज कर सकेगा और वो सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकेगा। अगला सेक्शन है सेक्शन 8, पावर ऑफ द सुपरिटेंडेंस ऑफ द बोर्ड। तो जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होगा इसके पास अथॉरिटी होगी कि ये अपने रिविजनल ज्यूरिडिक्शन का यूज कर सकता है, वो अपने अपीलेट ज्यूरिडिक्शन का भी प्रयोग कर सकता है, प्लस जितनी भी रेवेन्यू अथॉरिटी हैं स्टेट के अंदर उनका सुपरिटेंडेंस भी करेगा। मतलब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या करेगा? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अपील सुनेगा निचले रेवेन्यू अथॉरिटी की, रिवीजन कर सकता है निचली रेवेन्यू अथॉरिटी के किसी ऑर्डर का या डिसीजन का, और प्लस निचली रेवेन्यू अथॉरिटीज जो है उनका सुपरिटेंडेंस भी करेगा। सेक्शन 8 के अंतर्गत बोर्ड को सुपरिटेंडेंस पावर दिया गया है। पूरे एमपी के अंतर्गत जितनी भी रेवेन्यू अथॉरिटी है उनका सुपरिटेंडेंस का काम है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का। आई होप आपको ये सारे सेक्शन ही बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।